पैरवी सरवर दी की है जो करने वाले, पैरवी सरवर दी की है जो करने वाले, पैरवी सरवर दी की है जो करने वाले, शर की हद से शर की हद से नहीं हैं वो गुजरने वाले, शर की हद से नहीं हैं वो गुजरने वाले। और उसने मतलब भी मुलाहिदा फरमाए, सामने दुश्मन दी कब है ठहरने वाले, सामने दुश्मन दी कब है ठहरने वाले, हम नश्तर रगे हम हैं नश्तर रग बातिल में उतरने वाले, हम हैं नश्तर रग बातिल में उतरने वाले। और मोजिज़न हम में भी है जज्बे मर्दान अरब, मोजिज़न हम में भी है जज्बे मर्दान अरब, मोजिज़न हम में भी है जज्बे मर्दान अरब। हम भी हैं आका हम भी हैं आका तेरे नाम पे मरने वाले, हम भी हैं आका तेरे नाम पे मरने वाले, शर की हद से नहीं हैं वो गुजरने वाले। और ये भी शेर मुलाहिदा फरमाएं, हमको हासिल है पैगंबर की गुलामी का शरफ, हमको हासिल है पैगंबर की गुलामी का शरफ, हमको हासिल है पैगंबर की गुलामी का शरफ। हम नहीं गर्दिशे हम नहीं गर्दिश हालात से डरने वाले, हम नहीं गर्दिश हालात से डरने वाले, परवी सरवर दी की हैं जो करने वाले। पाते हैं बज़ में दो आलम में मकामे आला, पाते हैं बज़ में दो आलम में मकामे आला, पाते हैं बज़ में दो आलम में मकामे आला। सीरते अहमदे सीरते अहमद मुरसल से संवरने वाले, सीरते अहमद मुरसल से संवरने वाले, सीरते अहमद मुरसल से संवरने वाले। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाहिदा फरमाएं, ये बता जाके मदीना में तुझे कैसा लगा, ये बता जाके मदीना में तुझे कैसा लगा, ये बता जाके मदीना में तुझे कैसा लगा। साये गुंबदे साये गुंबद खजरा में ठहरने वाले, साये गुंबद खजरा में ठहरने वाले, साये गुंबद खजरा में ठहरने वाले। उनकी ठोकर में रहा करता है ताजे शाही, उनकी ठोकर में रहा करता है ताजे शाही, उनकी ठोकर में रहा करता है ताजे शाही। जो है दम सरवरे
जो है दम सरवर कौनैन का भरने वाले, जो है दम सरवर कौनैन का भरने वाले। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं। पाँव दुनिया में कहीं भी न जमा पाएंगे, पाँव दुनिया में कहीं भी न जमा पाएंगे, पाँव दुनिया में कहीं भी न जमा पाएंगे। अहले बातिल के हैं अहले बातिल के हैं शीराज़ बिखरने वाले, अहले बातिल के हैं शीराज़ बिखरने वाले। शर की हद से नहीं हैं वो गुजरने वाले। एक आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। गूंजी आवाज़ अज़ां गुम है सदाए नाक़ूस, गूंजी आवाज़ अज़ां गुम है सदाए नाक़ूस, गूंजी आवाज़ अज़ां गुम है सदाए नाक़ूस। कुफ्र के चढ़ते कुफ्र के चढ़ते समुंदर हैं उतरने वाले, कुफ्र के चढ़ते समुंदर हैं उतरने वाले, कुफ्र के चढ़ते समुंदर हैं उतरने वाले। और मक्ता भी मुलाहिजा फरमाएं। उनका अंजाम बुरा हश्र में होगा ऐमन, उनका अंजाम बुरा हश्र में होगा ऐमन, उनका अंजाम बुरा हश्र में होगा ऐमन। हक की बातों पे हक की बातों पे नहीं कान जो धरने वाले, हक की बातों पे नहीं कान जो धरने वाले। साये गुंबद खजरा में ठहरने वाले, हम भी आका हैं तेरे नाम पे मरने वाले। अस्सलाम वालेकुम। अयमन साहब की नात के बाद मैं सीधे डॉक्टर शकील साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और आज के ख़ास मेहमान डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब का तारुफ करा दें, ताकि हम भी जानें हमारे मेहमान क्या हैं, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, डाइस पे तशरीफ़ फरमा मेहमानाने कराम, शोहराए कराम, अदब नवाज़ हज़रात, उसने इत्तेफ़ाक कहिए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे दोस्त डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब किसी तकरीब के सिलसिले में शहर में मौजूद थे। मेरा उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक होना मंजूर कर लिया। ये शहर की और हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज शहदा बैज़ापुरी साहब के किताब ये कैसे हो गया शेरी मजमुआ के इजरा की तकरीब में डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हो रहे हैं। डॉक्टर साजिद हुसैन साहब गोरखपुर के मोहल्ला जाहिदाबाद के रहने वाले हैं। इब्तदाई से लेकर आला तालीम तक इनकी सब गोरखपुर में हुई। एमए अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों मज़ामीन में मुकम्मल करने के बाद इन्होंने शोबा उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अफ़गानुल्लाह ख़ान साहब की निगरानी में शहरियार हयात और ख़िदमत पे इन्होंने बरसों पहले मकाला
लिखा मंजूर हुआ और बरसों पहले वो किताबी शक्ल में शाया होकर इल्मी अदबी हलक़ों में मकबूल हुआ और उसकी पूरे उर्दू दुनिया में शोहरत हुई। डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब सिर्फ़ उस्ताद नहीं हैं, एक चलते फिरते समझ जाइए कि उर्दू के खिदमतगुज़ार हैं। तालीम की खिदमत करना, तालीम के लिए लोगों को, नौजवानों को राग़िब करना इनकी ज़िंदगी का मिशन है। आपने 7 बरस तक सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज गोरखपुर में शोबे उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह काम किया और जब शोबे उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपकी तकर्री हो गई तो आप यहाँ आ गए। ख़ास बात यह है कि सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज में भी एक मरहला ऐसा आया कि आपकी तनख्वाह रुक गई, लेकिन आपने तदरीस का सिलसिला नहीं छोड़ा। और दूसरी खूबी यह कि सेंट एंड्रयूज़ में जाने से पहले भी आप शोबा उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1-2 पीरियड लेते थे, इसलिए कि प्रोफेसर अख्तर बस्तवी साहब के इंतकाल के बाद शोबा उर्दू में असातिज़ा की कमी हो गई थी। तो इनके उस्ताद डॉक्टर अफ़गानुल्लाह साहब ने इनसे दरख्वास्त की कि आप क्लास लीजिए। तो एक वक्त में ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी क्लास लेते थे और सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज गोरखपुर में भी एक क्लास लेते थे। सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज से तनख्वाह मिलती थी और शोबा उर्दू में ये एजाज़ी तौर पे पढ़ाते थे। आपको सुन के हैरत होगी और बहुत से लोगों के लिए ये एक तरीके से पैगाम है कि ये शोबा उर्दू के ऐसे उस्ताद हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी तलबा व तालिबात उर्दू पढ़ते हैं, वो बीए क्लासेस के हों या एमए क्लासेस के हों, इन्होंने लाजिम कर रखा है कि उनमें से हर तालिब इल्म कम से कम उर्दू की 1-2 मैगज़ीन वो लाजमी तौर पे ख़रीदेगा। सारा रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं और अगर कोताही करता है तो जो कापियों की जांच होती है उसके अलावा भी असातिज़ा के पास कुछ नंबरिंग होती है, तो पहले ही कह देते हैं कि अगर वो उर्दू रसायल के आप ख़रीदार नहीं होंगे तो 10 में से कम 2 या 4 नंबर तो हम आपका काट ही लेंगे। तो ऐसे उस्ताद के यहाँ मौजूद होने पे हम लोग भी फ़ख्र महसूस करते हैं। इसके अलावा तालीम के फ़रोग़ के लिए जैसे मऊ में हम लोग काम करते हैं, गोरखपुर में भी इन्होंने बड़ा शहर है तो फ़ैज़-ए-आम एजुकेशनल वेलफेयर के नाम से एक तंजीम है। शहर में 2 यूनिटें हैं, इसलिए गोरखपुर में 72 मोहल्ले हैं, बहुत वसी इलाका है, एक यूनिट से काम नहीं होता है। दस्तक के नाम से एक तंजीम है और कम से कम ये 18-20 साल से दोनों महाज पे ये काम कर रहे हैं डॉक्टर साजिद हुसैन साहब। और एक बड़ी खूबी इनकी ये है कि तलबा की सलाहियत जांचते रहते हैं। एमए करने आए तलबा अगर उनकी उर्दू कमज़ोर है, सोशलॉजी में, ज्योग्राफ़ी में या हिस्ट्री में अच्छे हैं, तो ये उनको मशवरा देते हैं कि उर्दू वही एमए करे जिसकी उर्दू अच्छी है, ताकि कुछ मकाम बना सके। आप ज्योग्राफ़ी में अच्छे हैं, आप उसमें जाइए। तो इस तरीके से बहुत से लड़कों को इन्होंने लॉ की तरफ राग़िब किया, वो अच्छे कानूनदां हुए और बहुतेरे लड़कों ने सिविल सर्विसेज की तरफ रुजू किया और वहाँ वो कामयाब हुए। तो एक उस्ताद की जो खूबी होनी चाहिए कि अपने शागिर्दों के ज़हनी सतह को भी वो नाप ले कि वो किस मेयार पे हैं, ये खूबी डॉक्टर साजिद हुसैन साहब के अंदर है। मैं चूँकि वक्त कम है और आप सभी लोग ख़ास तौर से इजरा के इस तकरीब में किताब के बारे में जानना चाहते हैं, शहदा बैज़ापुरी साहब से जानना चाहते हैं, मैं एक बार फिर शहदा बैज़ापुरी साहब को उनकी किताब की इशाअत के लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक खुशगवार फरीज़ा अदा करने के लिए मुझे हुक्म किया गया। मैंने डॉक्टर साजिद हुसैन साहब से दरख्वास्त की और उनका तारुफ पेश किया। यह सआदत मुझे हासिल हुई। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साजिद हुसैन साहब से मऊ के अहले उर्दू राब्ता रखें और देखें कि उर्दू की खिदमत एक उस्ताद कैसे करता है, अपने शहर के अंदर तालीम के लिए, फ़रोग़ के लिए क्या होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के मेहमान के बारे में हमने जाना और डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। मऊ शहर की अदबी एक तारीख रही है। फ़ज़ा इब्न फ़ैज़ी से कब्ल भी मऊ का अदबी हलका कभी कमज़ोर नहीं रहा। हाँ, एक संगे मील साबित हुए हज़रत फ़ज़ा इब्न फ़ैज़ी। फ़ज़ा साहब के बाद जिन्होंने ये कहा कि सीने में आहें बोवो खराशें काटो, आँखों में तवील गम की रातें काटो, ऐ ज़ौक़े अमल से दूर रहने वालों, बैठे हुए मायूसी की फसलें काटो। जिन्होंने कहा कि हाथ फैलाओ तो सूरज भी स्याही देगा, कौन इस दौर में सच्चों की गवाही देगा। और खुद कह गए कि उससे बिछड़े हो गई सदियां मगर अब भी फ़ज़ा साये क़ुर्बे ज़मानी है मेरे चारों तरफ। फ़ज़ा इब्न फ़ैज़ी के बाद उनके शागिर्दों में खासकर फैज़ुल हसन बिस्मिल और सरदार शफ़ीक, माहिर अब्दुल हई वगैरह मऊ की अदबी तंजीम की सरपरस्ती फरमाते रहे। ताहयात माहिर साहब और सरदार शफ़ीक, उन दो शख्सियात के बाद बहरहाल हमारा दामन खाली नहीं रहा। हमारे दामन में अभी गुमान अंसारी साहब मौजूद हैं। मुझको खुशी है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन इनकी उम्र को तवील करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज के इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरम के कांधों पर है और अपने इस इंतखाब में मैं यही कहूँगा कि खुद से चलकर नहीं ये तर्द सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। मेरा ख्याल है कि सब लोग इसकी तायीद में होंगे और इस अदबी विरासत को संभालने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए इस मैदान में जो दूसरा नाम है वो उस्ताद ज़ी वक़ार अमीर हमज़ा आज़मी साहब का है। और आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत भी उन्हीं के ज़िम्मे है। आज हम इन दोनों शख्सियात के ज़ेरे असर, इन दोनों शख्सियात की मौजूदगी में इनसे सुनेंगे, इनसे सीखेंगे प्रोग्राम चलाने का हुनर। अमीर हमज़ा आज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन ज़ी वक़ार, जब अदब की महफ़िल होती है, गज़ल की महफ़िल होती है, शायरी की महफ़िल होती है, ख़ास तौर से मज़ाहिया शायर की शायरी की किताब का इजरा होता है, तो लोगों को तवक्को होती है कि हँसने हँसाने के मौक़े बहुत ज़्यादा मैसर होंगे। लेकिन अलमिया है कि आज अमीर हमज़ा आज़मी को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जिसे छोड़े हुए एक ज़माना हो गया। मैं नहीं कहता कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल आदतें जब छूटती हैं, कोई लत जब लग के ख़त्म होती है तो फिर उसे इख्तियार करने में दिक्कत होती है। आमतौर पर मुशायरों और किताबों दोनों का इंतसाब मैं किया करता था अहबाब में, और किताबों के इंतसाब का तो आज भी रिवाज है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब का इंतसाब अपनी अहलिया के नाम किया। इसका मतलब कि ये अहल है। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब कब आ गए मैंने देखा ही नहीं। बड़ी खामोशी से मुफलिसी वक्त बता कर नहीं आया करती,
रुख हवाओं का अचानक ही बदल जाता है। ये शेर मैंने आप पे नहीं कहा, याद आ गया तो पढ़ दिया। आज की इस महफिल के इंतसाब के बारे में भी आप सोच रहे होंगे कि अमीर हमजा आज़मी किसी बादे नौबहारी के नाम आज की महफिल का इंतसाब करेगा, किसी महकते हुए गुलाब के नाम इंतसाब करेगा, किसी ऐसे माहौल के नाम इंतसाब करेगा जो माहौल आपकी रूह को मलाहतें बख्शता हो। लेकिन मैं आज की इस बज़्म का इंतसाब उस मासूम बच्चे के नाम करता हूँ जिसके वालिदैन मर गए थे, जो अपनी बहन के यहाँ रहता था, जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता था क्योंकि बहन भी बहुत गरीब थी। वो गुर्बत के आलम में वो जैसे को हर गोल चीज़ रोटी नज़र आती है, वैसे ही उससे हर गोल चीज़ रोटी नज़र आती थी। उसकी तमन्ना होती थी कि कोई एक नेवाला उसे दे दे, और उस एक नेवाले के लिए कोई एक उसे वरगला कर ले जाता था और कहता था चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और जब वो बच्चा जाता था तो लेवा जाने वाला उसका हाथ फैलाकर या फैलवा कर उस पर थूक दिया करता था। मैं उस बच्चे के नाम आज की इस महफिल का इंतसाब करता हूँ, और किस लिए करता हूँ इसका जिक्र इस किताब के इजरा के दौरान किसी न किसी मरहले पर आ जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से तवक्को करता हूँ कि मेरे इस इंतसाब की तायीद करेंगे और अब इजरा की कार्रवाई के लिए तशरीफ़ लाएंगे। रहमतुल्लाह अचानक के हुजूर देखिए हमारी बज़्म में तंज़ मज़ाह के एक ऐसे शायर भी मौजूद हैं जो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में तंज़ मज़ाह की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे शहर के वक़ार का इजाफ़ा करते हैं। वो मौजूद हैं, आज उनके हाथों से इस किताब का इजरा होना है। हमारे पास मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से भी एक शख्सियत मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपनी किताब अचानक साहब को पेश करें और मेहमान ख़ुसूसी के ज़रिए सभी हजरात आई रख। ये किताब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये एक सवाल है। कैसा कैसे हो गया? इजरा चल रहा है डॉक्टर सैदा बैज़ापुरी साहब के मजमूए कलाम का। इजरा फरमा रहे हैं जनाब रहमतुल्लाह अचानक साहब और हमारे मेहमान ख़ुसूसी। जी अब तो वक्त लगेगा। रहमतुल्लाह अचानक साहब ने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखी हैं और कुछ नाखुशगवार बहारें भी देखी हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। चलो दूसरी किताब दे दो, ख़त्म करो कहानी। कोई साहब ये कोशिश कीजिएगा कि मेरा भी फोटो आ जाए, लगे हाथों। नहीं यार, अब आ रहा हूँ फोटो में। अच्छा हो गया। मैं आपकी तरफ से बोलूं? ये भी रख लीजिए, काम आएगा। है, मुझे दे दीजिए।
उसको नहीं मिली है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। इजरा अमल में आया और इस इजरा को खूबसूरत बनाया हमारे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब ने। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब से तो हमारे नौजवान तलबा बखूबी वाकिफ़ होंगे। इनका हुनर हम जानते हैं। ये कैसे कूजे में दरिया को समेटते हैं और कैसे कूजे को दरिया बना देते हैं, ये डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब हैं। ये जिस चीज के टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा दूसरी चीजों पर भी उबूर रखते हैं। हर फन मौला है। बगल में तशरीफ रखते हैं मोहतरम अरशद जमाल साहब। इनके बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आफा कहा गर्दीदाम लाकिन तू चीजें दिगरी। एहसान मोहम्मदाबादी साहब मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे वो भी हैं। और मोहम्मदाबाद गोहना ही नहीं, मालूम नहीं कहाँ कहाँ के तालिबाने अदब उनसे फैज़ हासिल करते हैं। उनकी शायरी से अपनी शायरी को वक़ार बख्शते हैं, वक़ार अता करते हैं। मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और चेयरमैन तैयब पालकी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके बारे में बस इतना कहूँगा कि वो शख्स चुप तो रहता है लेकिन सब कुछ कर गुजरता है। प्रोफेसर साजिद हुसैन अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं। ये समझते हैं कि इनकी सरगर्मियों से हम वाकिफ नहीं हैं। गोरखपुर दूरी कितना है? 100 किलोमीटर का फासला है। 100 किलोमीटर की दूरी को बहुत दूरी नहीं होती। आपकी उर्दू की सरगर्मियाँ और उर्दू से मुताल्लिक़ खदमात अब तो बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि दुनिया लोगों की मुट्ठी में है और जिस मुट्ठी में है उसी मुट्ठी में हम सब हैं। मोहतरम गुमान अंसारी साहब एक मरतबा मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए। मैंने कहा पहले तारुफ का फरीज़ा अंजाम दे दूं, हालांकि मुझे कम गुफ्तगू करनी है। मोहतरम गुमान अंसारी साहब एक बार मेरे घर तशरीफ लाए। मैं नहीं था, कहीं गया हुआ था। तो इन्होंने एक रुक्का लिखा और मेरे लेटर बॉक्स में डाल दिया। आप सोचते होंगे कि लेटर बॉक्स तो आमतौर पर होता नहीं, लेकिन इत्तेफाक से मेरे यहाँ था। मैं लौटा तो मैंने हस्बे आदत खोला तो देखा एक रुक्का है, उस पर एक शेर लिखा हुआ है। तुम नहीं थे, गुमान आया था। तुम नहीं थे, गुमान आया था, अब फकरे हिंदुस्तान आया था। डॉक्टर शकील साहब हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करने वाले, अभी आपके रूबरू एक अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। और नात के लिए आवाज़ देता हूँ ज़ुबैर आरज़ू को, बड़ी आरज़ू के साथ, जनाबे ज़ुबैर आरज़ू। अस्सलामु अलैकुम। सैदा साहब की नात का हुक्म हुआ है, नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना, हो बंद भी
आंखें तो नजर आए मदीना हो बंद भी, आंखें तो नजर आए मदीना। मैं क्या करूं आखिर मुझे बतलाए मदीना। मैं क्या करूं आखिर मुझे बतलाए मदीना। दिन रात कोई आए कोई जाए मदीना। दिन रात कोई आए कोई जाए मदीना। मैं लालो गुल लेके ज़माने से करूं क्या। मैं लालो गुल लेके ज़माने से करूं क्या। काफ़ी है मेरे वास्ते गुलहाए मदीना। काफ़ी है मेरे वास्ते गुलहाए मदीना। वो लुत्फ पे लुत्फ और नवाजिश पे नवाजिश। वो लुत्फ पे लुत्फ और नवाजिश पे नवाजिश। हम भूल नहीं सकते करम हाय मदीना। हुआ यूं के एक साहब के घर मेहमान आए तो जा ही नहीं रहे थे। घर वाले आजिज कि भाई किसी तरह जाए, कहाँ तक हम इंतज़ाम करें। तो मियाँ बीवी ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। तो मेहमान साहब कहीं कोने में जाके दुबक गए। थोड़ी देर के बाद जब उन लोगों ने समझा कि मेहमान चला गया है तो उन लोगों ने कहा कि हम सचमुच थोड़ी झगड़ा कर रहे थे। तो मेहमान भी निकला और कहा मैं सचमुच थोड़ी गया था। मेहमान आया जा ही नहीं रहा था भाई। तो घर वालों ने ये कहा कि गोश्त कहाँ तक आए, बड़ा महंगा हो गया है। जफर वो फराज अदीबी साहब तशरीफ लाए और वो सईदुल्लाह साहब नजर आ रहे मुझे, बड़ी अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक, बड़े अजीब अंदाज में अदबी तंजीम को चलाते हैं और अदबी तरबियत करते हैं और सजो कर लेकर चलते हैं लोगों को। मेहमान की बात हो रही थी ना, मैं भटक गया। असल में मेहमान आते जाते हैं तो थोड़ा सा, तो मेहमान जा ही नहीं रहा था। तो ये हुआ कि अब घर में दाल ही बनेगी। दाल बनना शुरू ही, मेहमान ने खाना शुरू किया। कई दिन हो गए दाल खाते खाते। तो एक दिन मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे। गुमान साहब, बीवी ने मियाँ से पूछा कि आज चांद की क्या तारीख है। तो मेहमान साहब ने संजीदगी से कहा कि चांद की तारीख तो याद नहीं, दाल की 8 तारीख है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा था कि मेहमान से उबना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेहमान घबरा जाए तो ये हमारे लिए सवालिया निशान है। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मेहमान हमारे जाना चाहते हैं, किसी तकरीब में शिरकत करनी है उन्हें। डॉक्टर साजिद हुसैन साहब, बड़ा वक्त उन्होंने दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि चंद कीमती अल्फाज से नवाजते हुए तब जाएं। डायस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे सामीन हज़रात, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज जैसे हमारे महफ़िल में
अचानक मौलवी साहब ने तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम भी अचानक से मौ में नमूदार हुए और यहाँ नाजिल हो गए। हमारे डायस पे जैसा कि हम जानते हैं अरशद जमाल साहब और पालकी साहब मोहतरम और हमारे शकील साहब और अचानक मौलवी साहब, इतने लोगों तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से और गायबाना भी, और हमारे ख़ास से गोरखपुर में हमारी मुलाकात भी है। अचानक साहब की मुलाकात हमारी 1-2 स्टेजों पे हुई है। आज की इस तकरीब में शहदा बैज़ापुरी साहब की ये किताब का रस्म इजरा अमल में आया, ऐसा कैसे हो गया। तो आपने अभी सवाल किया कि ऐसा कैसे हो गया, मैं जवाब देना ये चाह रहा था कि ऐसा इसलिए हो गया कि मसरूफ़ इंसान ही हर काम को कर सकता है। जो आदमी सोचता है वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो आदमी कुछ न कुछ करता रहता है वो सब कुछ कर लेता है। तो हमेशा सोचने से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस कमेटी को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, इस अंजुमन को सजाया, मैं आपको भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ख़्याल है कि ऐसे मौक़ों पे, जैसा कि अक्सर हमने गोरखपुर में भी देखा, तमाम जगहों पे देखा, अक्सर हम शेरी नशिस्तें होती रहती हैं और किताबों का रस्म इजरा होता रहता है और महफ़िलें सजती हैं और उड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर पेपर में आता है और हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर ये भी देख लेते हैं कि किसका किसका नाम पेपर में आया। तो बहरकैफ़ हमें ये तहैया करना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे हमें एक अज़्म करना चाहिए, एक इरादा करना चाहिए कि हमें ऐसे मौके पे, जबकि बहुत अच्छा मौका होता है कि एक इसी बहाने हम राय मशवरा करके कोई बड़ा काम, कोई एक मकसद के तहत हम इसको रखें कि हम कोई इदारा कायम करेंगे, हम कोई कमेटी बनाएंगे, हम कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करेंगे। जैसा कि हम आपको बताएं कि आपने, जैसा शकील साहब ने बताया कि हमने अपने तौर पे गोरखपुर शहर में 2 इंफॉर्मेशन सेंटर कायम कर रखा है, जिसमें हम बच्चों को पूरे इंडिया में कब कब कहाँ दाखिला होता है, कब कब वैकेंसी आती है और कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं, उसके अलावा बच्चों के फॉर्म कब कैसे भरने हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ आकर के फॉर्म बच्चा भरवा लेता है। उसके अलावा अगर किसी तरीके कोई एग्ज़ाम आना है, रेलवे, बैंक और किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम होना है, तो उसकी हम काउंसलिंग करा देते हैं, 2 महीने की फ्री काउंसलिंग करा देते हैं। बच्चों का पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, अलीगढ़ का एग्ज़ाम होना है, तो उसकी हम स्कूलों में ही, जिस स्कूल में बच्चे हैं वहीं बच्चों को, वहीं काउंसलर को बुला करके उसकी काउंसलिंग करा देते हैं। कि हमारे यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा दाखिला लेता, अक्सर देखते हैं हम अमूमन कि होता है ये कि बच्चे यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेजों में फॉर्म भर लेते हैं और भरने के बाद वो वहाँ तक, जैसे 110 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, बच्चे बड़ी कोशिश करके 100 नंबर तक पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर इंटर कॉलेज हमारा है तो इंटर में जो बच्चे हैं उनकी एंट्रेंस की तैयारी हम करा लेते हैं, तो हमारे मैक्सिमम बच्चियाँ यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में बआसानी एडमिशन हो जाता है, या अलीगढ़ में जाना चाहते हैं वो एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके की कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारे ख्याल से आप लोग कर ही रहे होंगे, कर भी रहे हैं और हम तो अखबार में पढ़ते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। दूसरे ये कि मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोग अक्सर शादी ब्याह में इमदाद करते हैं या फिर मस्जिदों में, मदरसों में, यहाँ वहाँ तरह तरह की पैसों का खर्च करते हैं। मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पैसा हमें एजुकेशन पे, तालीम पे खर्च करने की ज़रूरत है। मस्जिदों की तोसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, तोड़ करके फिर से बन रही हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं। हमारे ख़ास से अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उस 15-20 लाख को अगर हम तालीम पे खर्च कर दें तो हमारे ख़्याल से 20-25 बच्चे IAS हो सकते हैं, PCS हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, और सैकड़ों ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो तालीम की जो अहमियत है वो हर ज़माने में हमारे मज़हब इस्लाम में शुरू से लेकर के और अभी तक और क़यामत तक रहेगी। तालीम अगर हम कोशिश फोकस करें
उस पर गुफ्तगू करें, बहस करें कि बच्चों को, कोई भी बच्चा मोहल्ले का, इलाके का कोई भी बच्चा बगैर अगर पढ़ने नहीं जा रहा है तो अपने मोहल्ले में कोशिश करें कि उसको अपने तौर पे उसका दाखिला कराएं, मकतब में, मदरसे में, स्कूलों में। पढ़ाई बहुत सस्ती भी है, बहुत महंगी भी है। किसी भी लेवल से हम उस बच्चे को उठा लें, बच्चा जब बुनियादी उसकी तालीम मजबूत हो जाएगी, बुनियाद उसकी मजबूत हो जाएगी तो बहुत आगे चला जाएगा। जैसा कि शकील साहब ने बताया, हमारा एक मिशन है, एक कोशिश रहती है, 2 मिनट टाइम लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कि बीए में जो बच्चे आते हैं हम उनसे कहते हैं तुम ला करो, ज्योग्राफी से एमए करो, संस्कृत से एमए करो, हिंदी से एमए करो। सब बच्चे उर्दू से एमए कर लेंगे तो सब एक ट्रैक पे चले जाएंगे, कोई आगे कोई पीछे। जिन बच्चों को नंबर बहुत अच्छा होता है उर्दू का, उनसे हम कहते हैं तुम उर्दू में एमए करो। जिनका ज्योग्राफी में नंबर अच्छा होता है उनसे कहते हैं ज्योग्राफी में एमए करो, नेट निकालो, पीएचडी करो, कोशिश करो। हम अपने तौर पर कोशिश करते रहते हैं। उसके अलावा जिस जिस डिपार्टमेंट में अपने बच्चे भरते हैं फॉर्म, वहाँ अपने तौर पर हम कहलवा देते हैं, कोशिश करके उन बच्चों का पीएचडी में दाखिला कराने की कोशिश करते हैं। इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ, हमने अभी बताया कि इस गवर्नमेंट में भी अभी हमारे शोबे से करीब 2 महीने में 16 बच्चे जॉब में आए। हमारे अंडर में 4 बच्चे पीएचडी कर रहे थे, 3 बच्चे जॉब में आ गए। उसमें एक संजय, एक लड़का है, उर्दू से पीएचडी कर रहा था। हमारे वहाँ करीब 16-17 बच्चे, हिंदू बच्चे, उर्दू से पीएचडी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम खूब ज़बानें जानें। जितने ज़्यादा ज़बानें हम जानेंगे उतने ज़्यादा वेल कल्चर्ड होंगे, उतने तहज़ीब याफ्ता होंगे। हमारे वहाँ हो क्या रहा है, मदरसों में एक अरबी की तालीम, एक उर्दू की तालीम, हालांकि काफ़ी सोच बदल चुकी है, काफ़ी बदलाव भी आया है। तो हमें मदरसे से निकलने के बाद बच्चे पता लगा बाहर ज़ीरो हो गए। तो हालांकि हर मदरसे में, हर जगहों पे कोशिश हो रही है कि हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हर तरह की तालीम को दी जाए ताकि हमारे बच्चे हर शोबे में आगे बढ़ सकें। तो हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारी कोशिश, और हमारी एक कोशिश ये भी है कि मदरसा बोर्ड से जो बच्चे आलिमियत का एग्ज़ाम पास करते हैं, हम पूरे गोरखपुर में जहाँ हम हैं अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं कि उन बच्चों को दाखिला कराते हैं डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे आलिम फाजिल करना चाहते हैं, आलिमियत करना चाहते हैं, अशरफिया में जाना चाहते हैं, देवबंद में जाना चाहते हैं, या फिर वो नदवे में जाना चाहते हैं, वो जाएं। लेकिन जो बच्चे असली तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको कोशिश करते हैं कि आलिमियत के फ़ौरन बाद उनका बीए में दाखिला करा दें। तो दाखिला कराने के बाद वो बच्चे बीए कर लिए, बीए करने के बाद वो बच्चा पीसीएस तैयारी भी कर सकता है, आईएएस तैयारी भी कर सकता है, वो किसी फील्ड में जा सकता है। हमारे मदरसे के बच्चे जो होते हैं, जो खास करके हिफ्ज़ के बच्चे होते हैं, वो बड़े शार्प माइंड के होते हैं, बहुत तेज़ जहन हो जाता है। वो बच्चे, हिफ्ज़ वाले बच्चे तो आईएएस बन सकते हैं, थोड़ी सी उनको मेहनत, उनके ऊपर मेहनत कर दी जाए तो हिफ्ज़ वाले बच्चे आईएएस निकाल सकते हैं, पीसीएस निकाल सकते हैं, इतना अच्छा जहन उनका हो जाता है। तो इन सब पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। हम सब आपसे दरख्वास्त करते हैं अपने तौर पे, जो हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी कोशिश कर ही रहे होंगे। और एक बार फिर आप शहदा बजापुरी साहब को, आपको फिर एक बार मुबारकबाद, खुशामदीद, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुलाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मेहमान मोहतरम का ख़ताब। मेरे ख़्याल से वो हमसे रुखसत हो रहे हैं। ये वो रुखसती तो नहीं है जो बच्चियों की हुआ करती है, और मेहमान की रुखसती मैंने कभी लिखी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तालीम से मुतल्लिक बेहतरीन गुफ्तगू की मोहतरम ने और हमें तरग़ीब दी। हम इंशाअल्लाह किसी मौके पर इन्हें दावत देंगे कि आप आइए और हमें कुछ और बताइए। डॉक्टर शहदा बैजापुरी की ख़ास बात ये है कि उलट के पढ़िए तो भी सही, शहदा बैजापुरी पढ़िए या बैजा शहदापुरी पढ़िए। मैंने कहा क्या कुछ बोलिए, तो कहने नहीं, मुझे रहने दीजिए। मौलाना अफसरुल हक साहब तशरीफ़ रखते हैं, आज़म नजमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, फराज अदीबी साहब तशरीफ़ रखते हैं, और मौलवी कैसे कैसे लोग हैं, तो मैं क्या बोलूं। तो मैंने कहा ठीक है, मत बोलिए, मैं आपकी तरफ से बोल देता हूं जो कुछ मुझे बोलना है। मसला ये है डॉक्टर साहब के गोलक जानते हैं आप? गोलक में
अठन्नी चवन्नी डाले जाते हैं। लेकिन कभी सोने की गोलक देखी है आपने? सोने की गोलक में आप अठन्नी चवन्नी डालेंगे तो कैसा लगेगा? फनकार, शायर या आलिम का ज़हन, उसका दिमाग, उसका तफक्कुर, उसका तदब्बुर, उसकी दानिश और उसका इल्म, अल्लाह की तरफ से इनायत की हुई उसकी दौलत सोने का गोलक है। उस गोलक से हम अठन्नी चवन्नी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन तवक्को तो रख सकते हैं ना। इसलिए अपनी महफिल में उलमा को देखकर हमें खुशी होती है कि अब रिंदों से उलमा की दूरी कम होगी। मौलाना इरशाद मारूफी साहब हैं, उनकी दुआएं हमें बराबर मिलती रहती हैं। और भी बहुत से उलमा हैं जो हमसे शेर की फरमाइश भी करते हैं, हालांकि हम उन शायरों में से नहीं हैं कि भाई अपनी गज़ल सुना के भागे जा रहे हो, मेरा एक आध तो सुन लो। फिर भी फरमाइश करते रहते हैं। आज किताब का रस्म इजरा है, गुफ्तगू उसी पर होनी चाहिए, तो मकाला भी होना चाहिए ना। एक मकाला जनाब ओसामा इरशाद मारूफी का, डॉक्टर शहदा बैजापुरी की किताब पर। नौजवान है, कलम अल्लाह ने दिया है, लेकिन मैं ये बात इन्हें बता दूं कि कलम अल्लाह की ये अमानत होता है, जब कलम उठाइए तो खुदा को शाहिद मानकर और खुदा की अमानत समझकर कलम फरसाई कीजिए। तशरीफ़ लाइए, देखूं आपका मकाला कहाँ तक हमारे दिलों में उतरता है। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। मेरे मकाले का उन्वान है, डॉक्टर शहदा ऐसा कैसे हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज और मुआशरे पर संजीदा शायरी ने जिस कदर अपना असर छोड़ा है, इसी तरह तंज़िया व मज़ाहिया शायरी ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। दोनों तरह के शोरा ने अपने अपने ढंग और रंग में अपने फनपारे का मुज़ाहरा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि संजीदा शायरी की तरह तंज़िया व मज़ाहिया शायरी भी समाज और इंसान के रिश्ते हुए ज़ख्मों की तरफ हमें मुतवज्जह करके बहुत बड़ी इंसानी खिदमत सर अंजाम देती है। इसी के साथ मज़ाहिया व ज़रीफ़ाना शायरी हमारी बुझी हुई फ़ीकी और बदमज़ा ज़िंदगियों को मुनव्वर करती है और हमें मसरत बहम पहुँचाती है। हासिल यह कि सिनफ़ शायरी में तंज़ व मिज़ाह भी इफ़ादियत के नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल और हमारा रफ़ीक़ो गमगुसार है। अहद हाजिर में मऊनात भंजन के शेरी मंजरनामे पर जिन शुआरा ने अपनी तंज़िया व मज़ाहिया शायरी से चार चांद लगाया है, उनमें मोहतरम अचानक साहब के बाद डॉक्टर शहदा बैजापुरी का नाम भी वसूख के साथ लिया जा सकता है। शहदा साहब से मेरे ताल्लुक़ात अल-मारिफ़ दारुल मुताला और वालिद मोहतरम मौलाना इरशाद खलील कासमी के तवस्सुत से कमो बेश एक दहाई पर मुहीत हैं। इस दौरान उनके साथ बैठकर उनके बहुत सारे अशार से महज़ूज़ होने का मौका भी मिला। शहदा की तंज़िया व मज़ाहिया शायरी में रूह असर की परछाइयाँ भी बहुत नुमायाँ हैं। इनकी मज़ाहिया शायरी में असरी सकाफ़त का मुआज़ना इसी बुनियादी फ़िक्र के साथ किया जाता है। शहदा साहब ने मुआशरे में फैली हुई नफ्सा नफसी, खुदनुमाई, बेफ़िक्री, कामचोरी, रिश्वत, डाका ज़नी, अकरबा परवरी, मिलावट, बेहयाई, बेपर्दगी और सियासी हेरा फेरी वगैरह पर गहरी चोट लगाते हैं। इसी की मुनासबत से उनके चंद आशार मुलाहज़ा करें। खुदा की कसम बरसती हैं लानतें क्या क्या,
लिबास आज पहनती हैं औरतें क्या क्या, यकीन किस पे किया जाए गिरगिटों की तरह, बदलते रहते हैं सब लोग रंगतें क्या क्या। कदम कदम पे डकैती कदम कदम पे ज़िना, है आज आदमी करता खबासतें क्या क्या। पर वाले पर काट के खुद ही बैठ गए काशाने में, बेपरवाले करते हैं परवाज़ हमारे भारत में। और जितने शामिल लोग आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दो चार शेर सुना देता हूँ। मेरा जूता मेरा ही सर, ऐसा कैसे हो गया। मेरा जूता मेरा ही सर, ऐसा कैसे हो गया नीचे का ऊपर, ऐसा कैसे हो गया। तू अभी छोटा बहुत कल तक था मेरे सामने, हो गया मेरे बराबर, ऐसा कैसे हो गया। 4 बीवी 1 शौहर ये तो सुनते आए थे, 4 बीवी 1 शौहर ये तो सुनते आए थे। चार बीवी 1 शौहर ये तो सुनते आए थे, और 1 बीवी 4 शौहर, ऐसा कैसे हो गया। और 2-3 शेर सुना देता हूँ बेलन वाला। बताएं क्या तुम्हें मुझको खफा होकर समझती है, हमेशा मुझको अपने बाप का नौकर समझती है। वो जब भी चाहती है चूना कालिक पोत देती है, किसी सर्कस का मुझको आज भी जोकर समझती है। कभी मुझको समझने पर जो हो जाती है आमादा, उठा लेती है बेलन और धो धो कर समझती है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपने किताब के टाइटल की तफसील भी बयान कर दी, घर के हालात भी बयान कर दी। हालांकि ये राज़ें बात की, ये बातें राज की, इन्हें छुपा कर रखना चाहिए। पैकर अंसारी भी मौजूद है, जद्दोजहद वाला शायर, अपने को मनवाने की कोशिश करने वाला। इस तरह ही नशिस्त भी होनी है, बज़्म शेर व अदब की तरह ही नशिस्त, जिसका मिसरे तरह है आईना चूर न हो जाए संवरने वाले। लेकिन बड़ा मसला है कि पहले एक चीज़ को निपटा लिया जाए तब दूसरी समत देखा जाए। मैं सोचता था कि डॉक्टर साहब के बाद रहमतुल्लाह अचानक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तंज़ो मज़ाह के सफ़र में एक लंबी उम्र गुजारी है, और मैं इस बात को सच मानने लगा हूँ कि जिसके अंदर कर्ब ज़्यादा होता है वही दूसरों को हंसा पाता है। ये रहमतुल्लाह अचानक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस तरह गुजारे हैं कि एक आम आदमी नहीं गुजार सकता। आप तसव्वुर कीजिए कि किसी की बीवी जुनून का शिकार हो जाए, उसे कुछ होश न रहे, न बच्चों का, न शौहर का, न घर का, न खाने का, न पीने का, न रफ़े हाजत का। उसको उसका शौहर संभाले, कदम कदम पर संभाले। वो कितना अजीम होगा, वो कितना अजीम होगा जिसने तमाम दिक्कतें झेलने के बावजूद, लोगों के मशवरों के बावजूद ये नहीं सोचा कि मुझे कोई और रफ़ीक़े हयात लानी चाहिए। ये है रहमतुल्लाह अचानक। इनके लिए ताली बजाइए। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ माइक पर, और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कर्ब को मुस्कुराहटों की शक्ल में बिखेर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत एक तरीके से समझिए कि बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर रहा हूँ
कि मेरे हाथ से डॉक्टर शहदा बैदापुरी की किताब का इजरा हुआ। हालांकि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर इस लायक नहीं था तो मुझे बनाया क्यों गया। इसका मतलब कि था। बहरहाल अमीर हमजा साहब की ज़िद थी और उनकी ख्वाहिश भी। और जनाब शहदा बैदापुरी से लगभग आज से 35-36 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब ये बहुत अभी इनकी शायरी के शुरुआती दौर था। तब से इनसे मेरा आज तक ताल्लुक़ रहा और हमेशा रहा और बहुत अच्छे ढंग से रहा। इनकी शायरी सही माने में बहुत प्यारी है। 2-1 शेर मैंने इनका लिख रखा है। हालांकि किताब इन्होंने मुझे दी थी, लेकिन थोड़ा मुझे भी इधर उधर का सफ़र करना था, बाकायदा नोट नहीं कर सका। 2 शेर मैं भी इनका सुना के फिर अपना 1-2 शेर सुना दूंगा। इन्होंने कहा कि हलवा मेरी गज़ल है, मिठाई मेरी गज़ल, पूछो तो उससे जिसने भी खाई मेरी गज़ल। और एक ये है कि कसम खुदा की बरसती हैं लानतें क्या क्या, कसम खुदा की बरसती हैं लानतें क्या क्या, लिबास आज पहनती हैं औरतें क्या क्या। जनाब शहदा बैदापुरी का है, हमारी फ़िक्र अगर है तो घर चले आओ, हमारी फ़िक्र अगर है तो घर चले आओ, बताएं फ़ोन पर अपनी ज़रूरतें क्या क्या, बताएं फ़ोन पर। हमारी फ़िक्र अगर है तो घर चले आओ, बताएं फ़ोन पर अपनी ज़रूरतें क्या क्या। एक कथा और 2-3 शेर मैं सोच रहा हूँ कि तरह में 2-3 शेर यहीं शुरू कर दें कि जुमान साहब सदर महफिल, अरशद जमाल साहब, चेयरमैन साहब और तमाम बाहर के साथी, कि वहाँ से मुश्क की छींटें उड़ेंगी, वहाँ से मुश्क की छींटें उड़ेंगी, अगर मैं पाँव को नाली में रख दूँ, अगर मैं पाँव को नाली में रख दूँ, अगर मैं पाँव को नाली में रख दूँ और मैं वो मजज़ूब शायर हूँ अचानक, मैं वो मजज़ूब शायर हूँ अचानक, समुंदर चाय की प्याली में रख दूँ, मैं वो मजज़ूब शायर हूँ अचानक, वहाँ से मुश्क की छींटें उड़ेंगी, अगर मैं पाँव को नाली में रख दूँ, और मैं वो मजज़ूब शायर हूँ अचानक, समुंदर चाय की प्याली में रख दूँ। 2-3 शेर तरह का पढ़ दूँ ताकि आने वालों के लिए आसानी रहे। देखिए अभी तक तो समुंदर से और दरिया से लोग क्या क्या निकालते हैं शायरी में, मतलब नहीं कह सका कि आप फराज अदीबी साहब, आज़म भाई, एहसान भाई मोहम्मदाबाद से, ये लोग ये मुबारकपुर से आए हैं यहाँ हमारी महफिल में, इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद इन्हें कि आप साहिल पे खड़े हो के न कांटा डालें, आप साहिल पे खड़े हो के न कांटा डालें। अरे मछलियाँ लाते हैं दरिया में उतरने वाले, मछलियाँ लाते हैं दरिया में उतरने वाले, और जिनको हम लोग बना बैठे हैं रहबर अपना, जिनको हम लोग बना बैठे हैं रहबर अपना, प्यार का खेत यही लोग हैं चरने वाले, जिनको हम लोग बना बैठे हैं रहबर अपना, प्यार का खेत यही लोग हैं चरने वाले। और मैं जो परवास से महरूम हुआ जाता हूँ, मैं जो परवास से महरूम हुआ जाता हूँ, मेरे अपने हैं मेरे पर को कतरने वाले, मेरे अपने हैं मेरे पर को कतरने वाले। और ये शेर देखे कि सिर्फ हमजा साहब के सिर्फ इफलास के मारे ही नहीं मरते हैं, सिर्फ इफलास के मारे ही नहीं मरते हैं, हाय खा खा के भी मर जाते हैं मरने वाले, हाय खा खा के भी मर जाते हैं मरने वाले। और इन पहाड़ों में तो आसेब फिरा करते हैं, इन पहाड़ों में तो आसेब फिरा करते हैं,
जाने किस तरह गुजरते हैं गुजरने वाले, जाने किस तरह गुजरते हैं गुजरने वाले। और एक ये है कि वक्त आ जाए तो तलवार उठा लो वरना, वक्त आ जाए तो तलवार उठा लो वरना खुद ही मर जाते हैं हालात से डरने वाले। वक्त आ जाए तो तलवार उठा लो वरना खुद ही मर जाते हैं हालात से डरने वाले। और तुम परिंदों को इजाज़त है कि हिजरत कर लो, तुम परिंदों को इजाज़त है कि हिजरत कर लो। हम सभी पेड़ हैं कुछ रोज़ वे गिरने वाले, प्यार का खेत यही लोग हैं चरने वाले। शुक्रिया। बड़े इख्तिसार से काम लिया अचानक साहब ने। जो मैं के प्याले में सिफा ढूंढ रहे हैं, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहे हैं, इस दौर के इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहे हैं। इस तरह की चुभती हुई शायरी करने वाला शायर अभी आपसे हम कलाम था। मेरी निगाह मजमे पर है। जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब किसी ज़रूरत से गए होंगे, या मुमकिन है फिरोज़ आलम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कोपागंज से आए। तासुरात का मामला है। मैं नहीं चाहता कि तरही बज़्म तरही सिलसिला जो है वो टूट जाए, इसलिए ज़रूरी है कि तरह का भी कुछ कलाम सामने आता रहे। तो ज़िया साहब को क्यों न बुलाऊं कि आइए ज़िया साहब, ज़रा आपकी आवाज़ जो इंतहाई ठहरी हुई मुतरन्निम है और आपका तरही कलाम भी बड़ा सुलझा हुआ होता है, माइक से तशरीफ़ लाइए और इस रौनक महफिल को एक और रौनक अता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, उस्ताद मोहतरम माज़रत के साथ तरन्नुम में तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि थोड़ा सा हाँ खांसी वगैरह। मतलब देखेंगे हजरात के यूं कहीं डूबने वाले न उभरने वाले, यूं कहीं डूबने वाले न उभरने वाले, हम हैं चुपचाप ज़माने से गुज़रने वाले, हम हैं चुपचाप ज़माने से गुज़रने वाले। जाने क्यों आँख में कांटों की तरह चुभते हैं, जाने क्यों आँख में कांटों की तरह चुभते हैं। अब वही लोग जो थे दिल में उतरने वाले, अब वही लोग जो थे दिल में उतरने वाले। जाने क्यों आँख में कांटों की तरह चुभते हैं, अब वही लोग जो थे दिल में उतरने वाले। और तज़मीन का शेर भी देखें कि ज़ौक़ है खूब मगर तेरी तजल्ली से कहीं, ज़ौक़ है खूब मगर तेरी तजल्ली से कहीं, आईना चूर न हो जाए संवरने वाले, आईना चूर न हो जाए संवरने वाले। उनके किरदार की खुशबू से मुअत्तर है जहाँ, उनके किरदार की खुशबू से मुअत्तर है जहाँ, रोशनी बन के ज़माने में बिखरने वाले, रोशनी बन के ज़माने में बिखरने वाले। खुद ब खुद चलती है कश्ती या चलाता है कोई, खुद ब खुद चलती है कश्ती या चलाता है कोई, तुझको बतलाएंगे दरिया में उतरने वाले, तुझको बतलाएंगे दरिया में उतरने वाले। डर के जिएंगे तो हर रोज़ ही मरना होगा, डर के जिएंगे तो हर रोज़ ही मरना होगा। ऐसे बेमौत ही मर जाते हैं डरने वाले,
ऐसे बेमौत ही मर जाते हैं डरने वाले। डर के जिएंगे तो हर रोज ही मरना होगा, ऐसे बेमौत ही मर जाते हैं डरने वाले। होके आरास्ता, मक्ते का शेर देखें, होके आरास्ता फिर घर से चला है कोई, होके आरास्ता फिर घर से चला है कोई। बेशुमार होंगे जिया आज तो मरने वाले, बेशुमार होंगे जिया आज तो मरने वाले। शुक्रिया हजरात। ये थे अहमद ज़िया साहब अपने तरह ही कलाम के साथ। हम ऐसा कैसे हो गया कि सिलसिले को जारी रखते हुए चाहते हैं कि अब एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू लाने की कोशिश करें जिनकी गुफ्तगू दरिया को मुख्तसर करती है और इख्तिसार को मानवियत अता करती है, और जिनके तबसरे जामियत रखते हैं और जिनकी बातें हम लोग याद करने की कोशिश किया करते हैं। मैं ज़ियाउल्लाह साहब के हुजूर जा रहा हूँ, आप सब उनका खैर मकदम करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुदा झूठ न बुलवाए, जितनी भी बात कही है इन्होंने सच नहीं कही है। शायद झूठ तो बोलता ही। मंच पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, जब मुझे इस किताब के इजरा में दावत दिया गया तो मैंने कहा कि भाई न मैं शायर हूँ न अदीब, लेकिन कुछ तो बोलना है और वो मौजू हो या मुहम्मल मुझे बोलना है। तो मैं तैयार हो गया, लेकिन जब इस किताब पे मैंने ये फ़ोटो देखा तो मैं डर गया, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। न फ़ज़ाओं से बम बरसता न बलवा होता, कहीं पूरी कहीं हलवा होता। न फ़ज़ाओं से बम बरसता न बलवा होता, न कहीं पूरी कहीं हलवा होता। अगर दुनिया में हुकूमत ज़नानी होती, आलमी जंग भी होती तो ज़ुबानी होती। तो ये देख के मुझे याद आया, उर्दू शायरी में जो तंज़ो मज़ाह है, इसके नसरी और नज़मी जो दो तरह हैं, उसमें बड़ा नाम है दिलावर फ़गार का। ये शेर उन्हीं का था, दिलावर फ़गार का, और उनकी किताब का नाम है खुदा झूठ न बुलवाए। इस मैदान अदब में सबसे बड़ा नाम है। नस्र में जैसे पतरस बुखारी का नाम है, उसी तरह नज़्म में ये नाम है। बहरहाल मैं इस मसौदे पे हाथ रख के गवाही देता हूँ कि जो भी बोलूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने इसका इंतसाब पढ़ा तो इसमें एक दर्द छुपा हुआ मिला जो ज़्यादातर अदीबों के साथ है। ज़्यादातर अदीब जो अभी रहमतुल्लाह अचानक साहब के बारे में सुनाया, वो दर्द, वो माशी दर्द, वो ज़्यादातर अदीबों के बारे में मैं उनका इंतसाब सुनाता हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करता हूँ। इंतसाब अपनी अहलिया के नाम, जिसने इस नाअहल के साथ बड़ी अहलियत से ज़िंदगी गुजारी। अपने बेटियों के नाम जो एक शायर की औलाद होते हुए खुश खुर्रम हैं। खुदा झूठ न बुलवाए, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि अंदर इन्होंने एक शेर लिखा है। मैं उस शेर को पढ़ दूँ तो मेरी बात की गवाही हो जाएगी। रोज़ देती है मुझे गालियाँ बेगम मेरी, रोज़ देती है मुझे गालियाँ बेगम मेरी, शायरी से हूँ अब जान छुड़ाने वाला। ऐसा कैसे मुमकिन होगा जब ये इंतसाब इस तरह का होगा। और भी अंदर शेर है इस तरह के, मैं पूरे शेर में आपको ज़्यादा झेलाना नहीं चाहता।
लेकिन मैं इस पर कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बहुत छोटी 2-3 मिनट की होगी, कि हम महकूम कौम हैं। महकूम कौम का शिराज़ा बिखरा हुआ होता है। जब यही शिराज़ा नहीं बिखरा रहता है तो हाकिम होते हैं हम। जब भी हुकूमत हमारी रही है, हमारे दरबार में यानी हमारे शहनशाही दरबार में इस तरह के सितारों को वहाँ सजाने के लिए रखा जाता था। उनकी मईशत सरकार के ज़िम्मे होती थी। मदद माश के नाम से बाकायदा एक ग्रांट होता था, मदद माश, और उसमें बख्शिश, इनाम, बाकी चीज़ें भी होती थी, जिससे पूरे मुल्क के जितने हुनरवर होते थे किसी भी फील्ड में, वो अपनी खिदमत जा कर के दारुल हुकूमत में अंजाम देते थे, जिसका फ़ायदा फिर ऊपर से पानी की तरह नीचे तक जो बह के आता है वो सबको मिलता था। लेकिन आज की डेट में हमारा दर्द ये है कि ये सितारे अपनी ही जगह टिमटिमा के मर जा रहे हैं, क्योंकि ये शिराज़ा बिखरी हुई कौम है। इसके पास इसका कोई इंतज़ाम नहीं है कि इनकी रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम कर सकें, और इनको इनाम और मदद माश कहाँ से देना है। आप अकबर का दरबार देखिए, सब लोगों ने सुना होगा नौरत्न। सिर्फ नौरत्न नहीं थे, बहुत थे, लेकिन नौरत्न उसमें मशहूर थे। उसमें एक मुल्ला दो प्याज़ा हुआ करते थे, यही मशहूर मज़ाह निगार, तंज़ व मज़ाह, खाके इंशाइये उस ज़माने से चले आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। लेकिन वो दरबारी मदद से ये इस तरह का था कि पूरे दुनिया में जो मुग़ल हुकूमत की शोहरत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए, ये इस तरीक़े से जो हम ऊपर आए थे, किसी बिना भेदभाव के वो लेते थे। एक तरफ नवरत्न में अगर राजा मान सिंह थे तो दूसरी तरफ अजीज़ कोका थे, एक तरफ बीरबल था तो दूसरी तरफ मुल्ला दो प्याज़ा हुआ करते थे, एक तरफ तानसेन थे तो दूसरी तरफ अब्दुल रहीम खान खाना थे। कोई दोहा कहता था, कोई गाना गाता। अब देख लीजिए, इसके निज़ाम को देखिए, तब जा कर के हम ऊपर पहुँचे थे। जो जितना ऊंचा होता है उसके मन में उतना भेदभाव कम होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि आज हम पूरी दुनिया के लोग अमेरिका की तरफ भीख का हाथ फैलाए रहते हैं, और हिंदुस्तान में कभी सोने का खान नहीं निकला है, कभी नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन मुग़ल के दौर में ये सोने की चिड़िया थी। पूरी दुनिया के लोग हमारे सामने भीख का हाथ फैलाते थे। अकबर दावे से कहता था कि इंग्लैंड की रानी की जितनी तनख्वाह है, मैं अपने नौकर राजा मान सिंह को उतनी ही तनख्वाह देता हूँ। ये क्यों मुमकिन था? कि वो टैलेंट हंटिंग करते थे, स्कॉलर्स को अपने दरबार में, जैसे अमेरिका आज टैलेंट हंटिंग करता है, पूरी दुनिया से बड़े स्कॉलर को अपने यहाँ बुला के बड़ी तनख्वाहें दे करके रिसर्च कराता है, वो काम मुग़ल किया करते थे। हमारे अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हम ऐसी टैलेंट हंटिंग करें, और हमारी इतनी बड़ी खूबी वाले लोग खुद अपनी मौत मर जाते हैं। और उन्होंने जो सुनाया एक शेर कि मेरा जूता मेरे ही सर नीचे से कैसे ऊपर आ गया, वो ये कौम जूता खा रही है। शुक्रिया, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बात जूते से शुरू हुई और जूते ही पर ख़त्म हो गई। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब की ये खूबी है, मैंने बताया था कि ये कुज़े में दरिया को समेटते हैं, और वाकई जो उन्होंने कहा कि मैं इस पे क्या बोलूँगा, लेकिन मुझे यकीन था कि वो बोलेंगे। तो मैं देखता हूँ कि ये किताब का मुताला करते रहते हैं, और लोगों की गुफ्तगू का मुताला करते 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 उसमें से कुछ कस्ब कर लेते हैं और वो मजमे के हवाले कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज वो क्या आपके हवाले करते हैं। चेयरमैन साहब को जाना है, अरशद जमाल साहब की गुफ्तगू आप सुनेंगे, चेयरमैन साहब की दुआएँ हम लेंगे, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। जनाब अरशद जमाल साहब। सदर मोहतरम और सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है। सबसे पहले तो मैं शहदा साहब को बेहद
मुबारकबादी दूंगा इस बात की कि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि मज़ाहिया शेरी मजमूआ पहला शायद ही आया है मऊ से, तो उसके लिए डबल बधाई। एक तो शायरी में बड़ा झंझट मुझको लगता है, शायरी में रदीफ़ ले आइए, काफ़िया ले आइए, फिर उसके बाद मतला ले आइए, फिर हुस्न मतला ले आइए, फिर तखल्लुस ले आइए। आज जब सब हो के शेर हो जाए तो नौबत क्या बनती है कि अमीर हमजा साहब को ये कहना पड़े कि आप लोग रुके रहिएगा, अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद जो है फिर नशिस्त भी होनी है। बड़ा अच्छा, अभी दर्द को बयान कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो एक दुश्वारी तो है ही है कि हम लोग मईशत से इसको नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन बड़ी अल्लाह की रहमत है कि हमारी ज़मीन तो बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ चाहे नस्र का मामला हो, चाहे नज़्म का मामला हो, चाहे गज़लों का मामला हो, हर सिनफ़ सुख़न के शुअरा यहाँ मौजूद हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। तो मैं एक मरतबा फिर अमीर हमज़ा साहब की बेहतरीन निज़ामत और अचानक साहब ये कैसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि किताब का कवर नहीं खुला, ये भी कवर करना पड़ेगा। तो मैं एक बार तो फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब फिर वही सवाल कि ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल जो भी बोले हमारे लिए मुफीद है। हमने कहा ना कि वो दुनिया में बहुत से हीरे जवाहरात बिखरे होते हैं, उन्हें चुन लेना हमारा काम होता है। जो नज़र हीरों को पहचानती है, जवाहरात को पहचानती है, वो कहीं ना कहीं से उन्हें तलाश कर लेती है। तो इन्हीं गुफ्तगू में से, इन्हीं कलेमात में से हमें कुछ न कुछ अपने लिए तलाशना है और तराश के इस्तेमाल करना है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ शहर के चेयरमैन जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम को निज़ामत कर रहे अमीर हमज़ा साहब, सदारत कर रहे जनाब गुमान साहब, दाइश पे बैठे हुए सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उन्वान के नाम से है ऐसा कैसे हो गया। सबसे पहले तो मैं बैज़ा सैदा बैज़ापुरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अपने गुज़रे हुए हालात को अपनी किताब में उतारने की कोशिश किया है। मैं नहीं समझता था कि बेलन की भी मार पड़ती है, और बेलन, मैंने कभी आज तक ऐसी किताब नहीं देखी जो एक बीवी अपने शौहर को बेलन से दौड़ा रही हो, और वो अक्कासी किया है आपने अपनी किताब में। मज़ाहिया शायरी हमेशा रही है, तंज़ मज़ाह की शायरी, और जब शायर तो जैसे ख़बरों में आता है ब्रेकिंग न्यूज़, तो जैसे देखते देखते ख़बर उब जाता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती। उसी तरह मुशायरों में हमने देखा कि जब शायर बराबर शायरी करता है तो फिर उसके बाद कहता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक मज़ाहिया शायर को अब उठा दीजिए, अवाम को संभालना है। और उस अवाम को संभालने में बहुत सी ऐसी बातें वो कह जाता है जो सोच भी नहीं सकता, और ये नहीं कहता कि बैज़ा के साथ वो गुज़री हुई है, मगर वो सोच तो ज़रूर फ़िक्र होती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो बेलन उठाई है औरत, ऐसा कैसे हो गया, तो उसी को कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि बेलन लेके दौड़ा रही हो, ऐसा कैसे हो गया। तो हमेशा तंज़ मज़ाह के शायर की अहमियत रही है, और बहुत तूल तवील बातों को अपने मज़ाहिया अंदाज में ऐसे बातें कह जाते हैं, अचानक साहब हो
चाहे बैजापुरी हों, ये और आवाम में मकबूल भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं और काफ़ी देर तक समा बांधे रहते हैं। और ऐसे लोगों को मुशायरा जब हुआ करता था, अब तो मुशायरे का रिवाज ही ख़त्म हो गया, तो मुशायरा हुआ करता था तो इन लोगों को बचा के रखते थे कि आखिरी दाव लगाया जाएगा इन्हीं लोगों पे। अभी इसीलिए अल्लाह ने बचा रखा। बहरहाल तो इसको, इनकी शायरी बहुत मज़ाहिया, किताब पढ़ने पर बहुत से तंज़ जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो हकीकत है। बहुत से तंज़ और मज़ाह के शायरी उसमें है और लोगों से के साथ भी गुज़रती है, उस बात की अक्कासी किया है। हमज़ा साहब भी अपने साथ जो होता है ये भी अपने साथ कहीं ना कहीं अपनी तहरीरी शक्ल में ले आते हैं और अब जब डाइस पे बोलते हैं तो उसकी भी अक्कासी आती रहती है। बहरहाल मैं इस मौके पे सैदा बैजापुरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे एक जगह जाना है इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं चेयरमैन साहब, उनकी सदरी बड़ी खूबसूरत है। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही कपड़ा लूँगा, ऐसे ही सदरी सिलवाऊँगा, अगर पैसे हुए तो।